हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शालिनी। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स का टॉपिक। हमारे टॉपिक का नाम है रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल्स। हम यहाँ पे रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड माइनिंग, साइजिंग ऑफ ओर्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में ये स्टेप आता है रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल्स। मीन्स अब आपके पास में ऑक्साइड से रिड्यूस करने के बाद में मेटल मिल चुका है, जिसको हम क्या करेंगे, जिसको हम क्रूड मेटल बोलते हैं। और उसमें से हम थोड़ी बहुत जो इम्प्योरिटीज बची हैं एट द लास्ट, उसको भी रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम दो मेथड्स पढ़ने वाले हैं, लिक्वेशन मेथड एंड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इसको हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे रिफाइनिंग होता है आफ्टर मैनी मेटलर्जिकल ऑपरेशंस मेटल्स आर स्टिल नॉट प्योर, क्योंकि अभी भी उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं। कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी होती हैं जो अब तक किसी स्टेप पे निकाली नहीं गई, बिकॉज वो रिएक्ट नहीं कर पाई, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई। लाइक अगर किसी एलिमेंट की हम आइसोलेशन कर रहे हैं और उसी ग्रुप का, जिसका वो एलिमेंट है, मेन एलिमेंट है, उसी ग्रुप का अगर दूसरा एलिमेंट भी वहां प्रेजेंट होता है, तो वो सारी रिएक्शंस उसी तरह देते चले जाता है और हमें एंड तक नहीं मिलता है। तो हमें इन चीज़ों को रिमूव करने के लिए रिफाइनिंग करनी पड़ती है। सो after many metallurgical operations, metals are still not pure. They contain some impurities like other metals, non-metals, slag, flux, etc. ये सारी चीज़ें रहती हैं उसके अंदर, तो इनको हमें रिमूव करना है इस स्टेप में। दिस प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग क्रूड मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग। अगर हम क्रूड मेटल में से इसको, इन सारी इम्प्योरिटीज को रिमूव करेंगे, तो इसको हम रिफाइनिंग कहते हैं। दिस प्रोसेस, दिस स्टेप ऑफ द मेटलर्जी इज नोन एज रिफाइनिंग। तो सबसे पहला मेथड है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इन दिस मेथड द प्योर मेटल इज कन्वर्टेड इनटू अ ब्लॉक। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लेते हैं, उस टैंक के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड्स में हम एक इलेक्ट्रोड जो हमारी होती है वो इम्प्योर रहती है और दूसरी इलेक्ट्रोड हमारी प्योर सैंपल रहता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने डेफिनेशन में इंक्लूड किया है, कन्वर्टेड इम्प्योर मेटल जो है वो अब एक ब्लॉक लेंगे एनोड की फॉर्म में। मीन्स एनोड के ऊपर आपको इम्प्योर मेटल का सैंपल लेना है, वाइल कैथोड इज मेड अप ऑफ प्योर स्ट्रिप। तो आपका जो कैथोड होगा उस पर आप एक प्योर एलिमेंट की, उसी एलिमेंट जिसको आप आइसोलेशन करना चाह रहे हैं, उसी की प्योर स्ट्रिप लेने वाले हैं। सो large number of metals such as copper, silver, gold, lead, nickel, chromium are refined by this method because this is very much accurate method to remove maximum of impurities. By this method we obtain 99.95% pure metal. तो हमें इससे 99.9% या 0.5% प्योर एलिमेंट मिलने वाला है। तो ये प्रोसेस बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। तो चलिए इसके डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर को। इस जगह पे आप डायग्राम देख पा रहे हो, एक डायग्राम है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिटिक टैंक बनाया है हमने। इलेक्ट्रोलिटिक टैंक वो एपरेटस होता है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोलिसिस को कैरी आउट करते हैं। इसमें हमने सॉल्यूशन लिया हुआ है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एसिडिफाइड का मतलब है कि जिसमें एसिड मिक्स किया है हमने 1 या 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। देखो सॉल्यूशन भी कॉपर सल्फेट का है, एनोड और कैथोड भी कॉपर की बनी हुई हैं। तो हमें जब ये प्रोसेस करना होता है, तो जिस मेटल को हम ऑब्टेन करने वाले हैं उसी के दोनों इलेक्ट्रोड्स बनाएंगे, एनोड भी कैथोड भी, और उसी का सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कॉपर का ही इलेक्ट्रोड लिया है दोनों, और कॉपर का ही सॉल्यूशन लिया है। सॉल्यूशन हमारे पास एसिडिफाइड है, स्लाइटली एसिडिफाइड है। हमने 1 या 2 ड्रॉप एसिड ऐड किया है इसके अंदर। रीजन क्या है इस बात का? रीजन है कि 1-2 ड्रॉप एसिड डालने से इसके अंदर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और कंडक्टिविटी बढ़ने से हमारा मेथड फास्ट होता है, प्रोसेस फास्ट होगा, और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, आयंस का मूवमेंट फास्ट होगा, और हमारे जो प्रोसेस हम करना चाहते हैं वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एनोड है, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर से जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड है। इम्प्योर है ये, इम्प्योर कॉपर को हमने एनोड की तरह लेना है, इम्प्योर ब्लॉक को। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे जो है वो प्योर कॉपर है, उसको हमने कैथोड की जगह पे लेना है, और यहाँ पे नीचे सॉल्यूशन लेना है जो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। इसको प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। ट्रिक लिखी है मैंने, द लेटर्स आर OLA ओला, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट साइड, A स्टैंड्स फॉर एनोड। मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है लेफ्ट साइड पे एनोड पे,
अगर आपको ये चीज याद रहेगी तो इसका रिवर्स आपको याद रहेगा कि इसका उल्टा, इसका रिवर्स हो रहा है राइट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन लेफ्ट एनोड, ठीक है, उधर एनोड पर लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हो ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो आपकी एनोड है वहां से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होने वाला है। जैसे ही आप करंट की सप्लाई ऑन करते हो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स वहां से लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप रिएक्शंस देखिए, मैंने रिएक्शंस लिखी हैं ऊपर दो। रिएक्शन क्या है, एनोड पर हो रहा है कॉपर का 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, मतलब जो मेटालिक कॉपर है, मतलब जो एनोड वाली कॉपर है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के जाना स्टार्ट हो गए हैं। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कॉपर क्या बन जाएगा, इट विल बिकम कॉपर 2+। कॉपर 2+ आयन होता है, मेटल नहीं होता है। जो आयन होगा वो सॉल्यूशन में मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान से समझो इस बात को। कॉपर था एनोड पर, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो क्या बन गया, कॉपर 2+। रिएक्शन देख रहे हो, कॉपर 2+ बना। कॉपर 2+ आयन होता है, आयनिक फॉर्म है, वो मेटल नहीं है। तो वो निकल जाएगा वहां से, एनोड में से अलग हो जाएगा एक एटम कॉपर का जिसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं और खुद वो कॉपर 2+ आयन बन चुका है और वो सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। तो अब सोचो, एनोड का एक एटम कम हुआ, धीरे धीरे ऐसे काफी सारे एटम्स कम होंगे तो एनोड का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, एनोड का साइज कम होते जाएगा। एनोड में से इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे तो एटम भी निकलते जाएंगे और एनोड का साइज धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, एनोड की थिकनेस कम हो जाएगी। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू कैथोड। अब कैथोड को समझो। कैथोड पे चार्ज क्या देख रहे हो आप, कैथोड इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या चार्ज लगाया हुआ है हमने, छोटा सा माइनस चार्ज लगाया हुआ है। इसका मतलब है कि कैथोड का चार्ज होता है माइनस, मींस कैथोड इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज। अब कैथोड नेगेटिव है तो इसके पास किस तरह के आयंस आएंगे, आप जानते हो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब नेगेटिव है तो इसके पास में पॉजिटिव चार्ज आएगा डेफिनेटली, है ना। तो सॉल्यूशन के अंदर से कॉपर 2+ उसकी तरफ मूव होना स्टार्ट हो गया, डायग्राम में देख लीजिए। सॉल्यूशन के अंदर से कॉपर 2+ कैथोड की तरफ जाना स्टार्ट हो गया है, बिकॉज कैथोड नेगेटिवली चार्ज है और ये सारे आयंस पॉजिटिवली चार्ज थे। ठीक है ना। अब ये वहां जाएंगे, इनको वहां क्या मिलेगा, वहां पे इनको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करके ये हो जाएंगे डिस्चार्ज, मतलब अपना चार्ज हटा देंगे वहां से, क्योंकि हर किसी को डिस्चार्ज होना है, अपना चार्ज हटा देना है। ठीक है, तो कॉपर 2+ जब वहां पहुंचा कैथोड के पास तो इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। आप रिएक्शन देखो, कैथोड साइड पे क्या रिएक्शन हो रही है, कॉपर 2+ इज गेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कॉपर मेटल। कॉपर का मेटल बन रहा है आयनिक फॉर्म से। तो जो कॉपर के 2+ वाले आयन सॉल्यूशन के अंदर पड़े हुए थे वो कहाँ पहुंच जाएंगे, वो कैथोड के पास पहुंच जाएंगे और कैथोड पे वो मेटल बन जाएंगे, मेटालिक फॉर्म का एटम बन जाएगा। और कहाँ जाएगा वो कैथोड के ऊपर स्टिक कर जाएगा। तो एक एटम स्टिक होगा, फिर दूसरा एटम, तीसरा एटम, इस तरह से जितने एटम्स एनोड में से निकल निकल के आ रहे हैं उतने ही एटम्स कैथोड पे स्टिक होते जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से कैथोड का साइज धीरे धीरे बढ़ जाएगा, मतलब हमारी इम्प्योर वाली इलेक्ट्रोड में से एटम्स निकलते जाएंगे कॉपर के और प्योर वाली कैथोड पर एटम्स आके स्टिक होते जाएंगे। मतलब अब एनोड जो इम्प्योर थी वो पतली होती जाएगी, टाइम टू टाइम उसका साइज कम होता जाएगा और कैथोड का साइज इंक्रीज होता जाएगा, मोटी होती जाएगी वो इलेक्ट्रोड। ठीक है, हमें यही करना है, हमें जो इम्प्योर है उसको खत्म करना है और प्योर का साइज बढ़ाना है। अब आप सोचोगे मैम ये प्योर क्यों हो रही है, ये क्यों प्योर हो रही है, ये प्योर इसलिए हो रही है बेटा क्योंकि इसके पास सिर्फ कॉपर ही पहुंच रहा है, इम्प्योरिटीज नहीं पहुंच रही हैं। तो इम्प्योरिटीज जो एनोड के अंदर थी वो कहाँ गई, यस यू आर राइट, एनोड के अंदर जो इम्प्योरिटीज थी वो नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो गई, वो वहीं पे नीचे सेटल डाउन हो गई, नीचे गिरना स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, अगर वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएंगी तो क्या होगा, अगर वो नीचे वहीं पे गिरेंगी तो वहां पे एक मड जैसा फॉर्म हो जाएगा, वहीं पे इम्प्योरिटीज फॉर्म हो जाएंगी जिसको हम बोलते हैं एनोड मड। द करेक्ट वर्ड इज एनोड मड, क्योंकि वो नीचे एनोड के नीचे ही फॉर्मेशन हो रही है। आप देखो एनोड जहां मैंने ड्रॉ किया उसके नीचे ही दिखाई दे रहा है आपको एनोड का मड फॉर्म हो रहा है। तो एनोड मड फॉर्म हो रहा है ये क्योंकि एनोड के नीचे ही इम्प्योरिटीज जो हैं वो फॉर्म हो रही हैं। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज वहां गिर जाएंगी और एटम्स निकल निकल के कैथोड के ऊपर स्टिक हो जाएंगे। तो हमारा प्रोसेस यही था, हमें इम्प्योर से प्योर में कन्वर्ट करना था। चलिए मैं आपको टर्म्स बता देती हूँ जो मैंने लिखवाई हैं। ऑन एनोड मेटालिक कॉपर स्टार्ट लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स कॉपर 2+ विच गोज इनटू द सॉल्यूशन।
मतलब जब हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को, करंट स्टार्ट करते हैं, तो मेटालिक कॉपर जो है एनोड के ऊपर वो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा और सॉल्यूशन के अंदर मिक्स होता चला जाएगा। पॉइंट नंबर 2, impurities in impure anode settles down and form anode mud। एनोड मड कहाँ फॉर्म होगा? जो impurities एनोड में से गिरती जाएंगी और वहीं कलेक्ट हो जाएंगी, उनको हम एनोड मड कहेंगे। पॉइंट नंबर 3, एनोड साइज डिक्रीजेस। डेफिनेट सी बात है, जब एनोड में से एटम्स निकल रहे हैं, impurities निकल के नीचे गिर रही हैं, तो उसका साइज छोटा हो जाएगा, साइज डिक्रीज कर जाएगा। पॉइंट नंबर 4, ऑन कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है? ऑन कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन होगा तो क्या होगा? कॉपर 2 प्लस फॉर्म सॉल्यूशन, गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स मेटालिक कॉपर। तो बेटा जो कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, कॉपर 2 प्लस वहां पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा एंड इट विल फॉर्म मेटालिक कॉपर। मेटालिक कॉपर वो फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा एंड साइज ऑफ कैथोड इंक्रीजेस, जिसकी वजह से जब एटम्स डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड पे जाके तो उसका साइज इंक्रीज कर जाएगा। तो प्योर जो हमारी इलेक्ट्रोड है उसका साइज इंक्रीज करेगा और जो इम्प्योर इलेक्ट्रोड है उसका साइज डिक्रीज करेगा। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। बस आपको ये ट्रिक ध्यान में रखनी है। OLA ओला, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट साइड एंड A स्टैंड्स फॉर एनोड। मतलब लेफ्ट साइड पर एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा एंड इसका रिवर्स प्रोसेस होगा राइट साइड पर। बट आपको एग्जाम के लिए डायग्राम याद होना चाहिए और ये दोनों रिएक्शंस याद होनी चाहिए, एनोड मड की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज द मेन क्वेश्चंस व्हिच कम फ्रॉम दिस टॉपिक। एंड वन क्वेश्चन इज देयर, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट आप क्यों करते हो? एसिडिफाइड करने का मेन रीजन यही होता है कि 1-2 ड्रॉप एसिड डालने से प्रोसेस के अंदर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, मूवमेंट ऑफ आयन इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे एक्वस मीडियम में हम इस रिएक्शन को करवा रहे हैं। ठीक है, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है, बहुत इजी डायग्राम है, इस डायग्राम को जरूर नोट करें। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। मैं आपको बता दूं फिर से एक बार कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड मेटल जो है ये इनको हम ज़्यादा प्योर फॉर्म में चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग इनके लिए अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग लिक्वेशन प्रोसेस पर। दिस मेथड इज यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ सच मेटल्स विच कंटेन इम्प्योरिटीज which are less fusible than the metal themselves, means melting point of metals are lower than the impurities। तो इस मेथड में हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि हमारे पास जो इम्प्योरिटीज हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होना चाहिए, मेटल से कम होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल आर लोअर देन इम्प्योरिटीज, इसका मतलब लोअर होना चाहिए मेटल का, तो मेटल मेल्ट हो जाए और मेटल मेल्ट होने के बाद में एक हम स्लैंटिंग सरफेस लेते हैं, उससे नीचे आ जाए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या है। In this method, the crude metal is heated in inert atmosphere। एक inert atmosphere लेंगे जिसके अंदर हम मेटल को हीट करेंगे बहुत हाई टेम्परेचर पे। कहाँ तक हीट करेंगे? उसके मेल्टिंग पॉइंट तक, क्योंकि हमें उसको मेल्ट करवाना है। On a slanting platform where the metal melt and flows down, leaving the impurities on the earth। एक स्लैंटिंग प्लेटफॉर्म होगा, उस पर मेटल को रखेंगे, जो क्रूड मेटल हमें ऑब्टेन हुआ है उसको रखेंगे और वो मेल्ट हो जाएगा। तो मेल्ट होने के बाद बिकॉज स्लैंटिंग पोजीशन है तो मेटल फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, बट जो इम्प्योरिटीज हैं वो मेल्ट नहीं हुई हैं, वो इम्प्योरिटीज वहीं के वहीं हैं, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो वो वहीं रहेगा और मेटल सेपरेट होने के बाद नीचे आ जाएगा, जिसको हम अलग से कलेक्ट कर लेंगे। डायग्राम देख लीजिए आप। इस डायग्राम में इम्प्योर मेटल है हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट में, ऊपर हाइट पर रखा हुआ है, एक स्लोप है, स्लोपिंग हर्थ है जिसको हम स्लैंटिंग प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं, वहां पे हमने मेटल को रखा है। इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड ऑन द हर्थ। ऐसी इम्प्योरिटीज जो मेल्ट नहीं हुई हैं, फ्यूज नहीं हुई हैं, वो ऊपर ही रह गई हैं, बाकी नीचे द मेटल मेल्ट इनसाइड द इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। हमने इनर्ट एटमॉस्फेयर क्यों लिया है? पहली बात, इनर्ट का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना होना। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमारा मेटल ऑक्सीडाइज हो सकता है, ऑक्सीजन को ऐड कर सकता है, जो हम नहीं चाहते, क्योंकि हमें प्योर मेटल चाहिए, इसलिए हम इनर्ट एटमॉस्फेयर मेंटेन करेंगे एंड ऑक्सीजन को नहीं आने देंगे और मेटल हाई टेम्परेचर पे फ्लो करता हुआ नीचे आ जाएगा। एंड नीचे हमने एक प्योर मेटल को कलेक्ट करने के लिए एक कंटेनर रखा है जिसमें हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। And this process is taking place at very high temperature, because आप जानते हो metal is having very high melting and boiling point,
उसे मेल्ट करवाना है, डेफिनेटली आपको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज लिक्वेशन, मतलब कि हमें प्योरिफिकेशन करना है, इम्प्योरिटीज सेपरेट करनी है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। दीज आर द टू मेथड्स इंपॉर्टेंट फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल। फर्स्ट इज लिक्वेशन एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो हमने दोनों मेथड्स को डिस्कस कर लिया है यहाँ पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।